एक कमरा। यहाँ एक लड़की की सिसकियां गूंज रही थीं, पर इन सिसकियों में सबसे ज्यादा दर्द था। बेड पर एक लड़का उस लड़की के साथ बेरहमी से इंटीमेट हो रहा था। उस लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है, फिर भी चुपचाप उसका जुल्म सह रही थी। लगभग रात के 3 बजे उस लड़के ने उसे छोड़ा, उठकर अपनी पैंट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। उस लड़की ने एक नज़र बंद दरवाजे की ओर देखा और धीरे से सिमटकर आंखें बंद कर सो गई। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर अपने कपड़े पहन सके या खुद को ब्लैंकेट से ढक सके। एक खंडहर जैसी जगह। यहाँ एक आदमी एक कुर्सी पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके सामने खड़ा था उसका असिस्टेंट राजवीर और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी कालू, जो उसके सारे लीगल और इल्लीगल काम संभालता था। कालू ने उसे देखा और कहा, कालू भैया, माल कल रात 12 बजे तक आ जाएगा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन हिलाकर हामी भरी। तभी राजवीर बोला, सर, कल मिस्टर चौहान के साथ मीटिंग है। वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी, जूते से मसल दी और उठकर खंडहर से बाहर चला गया। उसके पीछे राजवीर और कालू भी निकल गए। वो आदमी कार में बैठा, राजवीर ड्राइविंग सीट पर और कालू उसके बगल में। गाड़ी आगे बढ़ी। तभी वो आदमी जो आंखें बंद किए बैठा था बोला, आदित्य, उस लड़की का कुछ पता चला जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी हॉस्पिटल में? कालू धीरे से बोला, कालू, नहीं भैया, पर हम पता कर रहे हैं, जल्द पता चल जाएगा। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद किए बैठा रहा और मन ही मन सोचने लगा। आदित्य सोचते हुए, कौन हो तुम जिसे आदित्य वर्मा नहीं ढूंढ पा रहा? मेरे लिए किसी को भी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो। एक झलक देखी है बस, पर उस एक झलक में ही तुम दिल और दिमाग में इस कदर बस गई हो कि तुम्हारे सिवा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। ये हैं आदित्य वर्मा, वर्मा इंटरनेशनल के मालिक, उम्र 26 साल, काली आंखें, गोरा रंग, काले थोड़े लंबे बाल, 6 फुट 2 इंच हाइट, जिम में गढ़ी हुई बॉडी, 6 पैक एब्स, एकदम हीरो जैसी पर्सनैलिटी। पर जितने ये अच्छे दिखते हैं उतना ही इनका गुस्सा खराब है। एक बार गुस्सा आ गया तो सामने वाला गया। लड़कियां इन पर मरती हैं, पर इनके गुस्से की वजह से उनसे दूरी रहती हैं, क्योंकि इन्हें अपने आसपास लड़कियां पसंद नहीं और गलती से अगर कोई आ भी गई तो ये छोड़ते नहीं। पर इस वक्त ये खुद एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्यों, ये तो आगे पता चलेगा। अगली सुबह उस कमरे का दरवाजा खुला जिसमें वो लड़की थी। एक सर्वेंट अंदर आई, उम्र करीब 25 साल। उसने बेड पर सोई लड़की को देखा और उसकी आंखें भर आईं। शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, कुछ नए कुछ पुराने। काटने और नोचने के भी निशान थे जो अब नीले पड़ चुके थे। पीला पड़ा चेहरा, सूजी हुई आंखें जो बहुत रोने की वजह से थी। चेहरे पर थप्पड़ों के भी निशान। उस सर्वेंट जिसका नाम था कविता ने खुद को संभाला और लड़की के पास जाकर धीरे से उठाया। कविता, अन्वी मैम उठिए, सुबह हो गई। आवाज सुनकर अन्वी ने धीरे से आंखें खोली और कविता को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से बैठी और कविता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कविता ने भी उसे सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाने लगी। रोते हुए अन्वी बोली, अन्वी, कविता दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो रोज मुझे मारते हैं और मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। ये कहते कहते वो और भी ज्यादा रोने लगी। कविता ने उसे किसी तरह चुप करवाया, सहारा देकर बाथरूम ले गई, उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और फिर नाश्ता करवाने लगी। अन्वी धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी और कविता चुपचाप पास बैठी थी। कविता ने उसे देखा और मन ही मन बोली, कविता, मन में, अब हमसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। आप हमारी छोटी बहन जैसी हैं, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। बस इतना चाह रहे हैं कि भगवान आपकी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को भेजें जो आपको इस नरक से निकाल ले जाए, जो आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सारा प्यार दे। और हमें लगता है भगवान जल्द हमारी दुआ सुन लेंगे। और ये है हमारी कहानी की नायिका अन्वी तिवारी, उम्र 19 साल, नीली आंखें, गोरा रंग, पतले होंठ, कमर तक लंबे काले बाल और मासूम सा चेहरा। उसकी मामी और मामा ने उसे सिर्फ पैसों के लालच में कम उम्र में ही शादी के नाम पर बेच दिया। पहले मामी ही उसे पीटती थी, पर अब उसका पति, जो सिर्फ नाम का है, रोज उसे मारता है और जबरदस्ती करता है, और सुनने वाला कोई नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शाम का समय था। अद्विक अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी उंगलियां बिना रुके लगातार लैपटॉप पर चल रही थीं। वो काफी सीरियस होकर काम कर रहा था।
जिससे कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई आदमी सीरियस होकर कोई काम करता है तो वो बहुत हैंडसम लगता है। वैसा ही इस समय अद्विक लग रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। अद्विक ने काम करते हुए अपनी रौबदाब आवाज में कम इन कहा तो शक्ति और शेरा दोनों अंदर आए। शेरा ने अद्विक को देखा और बोला, भाऊ घर जाने का टाइम हो गया। उसकी बात सुनकर अद्विक ने हमम कहा और लैपटॉप बंद कर अपना कोट उठाकर कैबिन से बाहर निकल गया। शक्ति और शेरा गाड़ियां बॉडीगार्ड की थी। कुछ टाइम बाद गाड़ी एक बड़े से मैंशन में जाकर रुकी। बड़ा सा गेट, जिसे पार करते ही एक बड़ा सा गार्डन, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन लगा था, जिसके पानी में रात के समय अलग अलग तरह की लाइट्स चमक रही थी। गार्डन में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। वहीं पर बैठने के लिए 2 चेयर्स और एक कॉफी टेबल था, और उन सब के ऊपर एक शेड लगी हुई थी जिससे धूप और बारिश से बचा जा सके। उसी के नीचे एक खूबसूरत सा झूला रखा हुआ था। सभी गाड़ियां वहां रुकीं। अद्विक गाड़ी से बाहर आया और सीधे अंदर चला गया और ऊपर अपने रूम में चला गया। ऊपर के दूसरे फ्लोर पर सिर्फ उसका रूम ही था। शक्ति और शेरा भी गाड़ी से बाहर निकले और गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अंदर चले गए। शक्ति और शेरा भी अद्विक के साथ ही उसके मेंशन में ही रहते थे। वो दोनों भी अपने रूम में चले गए। अद्विक रूम में आया और अपना कोट निकाल कर सोफे पर रख दिया और शर्ट भी निकाल वहीं फेंक दी और सीधे बाथरूम में चला गया और जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। पैंट उसने अभी भी पहनी हुई थी। शावर का पानी उसके बालों से होकर उसके जिस्म को भिगो रहा था। उसके दोनों हाथ इस समय सामने की दीवार पर थे और वो आंखें बंद किए शावर के नीचे बिल्कुल शांत था। पर उसका दिमाग शांत नहीं था। वो कुछ सोच रहा था। तभी आंखें बंद किए हुए ही वो बहुत ही जुनूनियत से बोला। अद्विक कहा, तेरी दीवानगी तो कुछ इस कदर मुझ पर छाई है कि अब इस दीवाने की तलब तो होंठों को छूकर ही खत्म होगी। ये बोल वो चुप कर गया, पर उसके होंठों पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कान थी। इस वक्त अद्विक ने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे से पानी को पोंछते हुए बोला। अद्विक कहा, बहुत जल्द आप मेरे पास होंगी जान। इन 4 महीनों में मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से याद किया है कि तुम्हें याद करते करते उतनी ही ज्यादा मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, जुनून वाली मोहब्बत हो गई है, बेपनाह मोहब्बत। और अपनी बेपनाह मोहब्बत को मैं अपने पास लाकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ ईशा अपने रूम में खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। इस समय उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन था और दर्द था और कुछ नहीं। पिछले 3 महीनों से जब से उसकी शादी हुई थी वो बस इसी रूम में थी, बाहर कभी नहीं गई। बाहर तो कभी वो अपने मामा के घर भी नहीं गई थी। बस जब कभी मामा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते, जब उसकी तबीयत खराब होती, तभी वो बाहर जाती थी, वरना नहीं। पर हाँ, वो घर में हर जगह घूम सकती थी। इसलिए वो अपना ज्यादातर समय किचन में ही निकालती, क्योंकि उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। उस घर में बस उसकी मामा की बेटी रूप उसे पसंद करती थी, वरना मामा और मामी को तो वो फूटी आंख नहीं भाती थी। रूप ही उसे हर बार अपनी माँ और पापा की डांट से बचा लेती थी। इसलिए उसे मामी ने हॉस्टल में डाल दिया था। वो 12वीं क्लास में थी। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर मामी के आगे उसकी एक न चली। पर जब से ईशा की शादी हुई थी वो इस रूम में ही थी। वो इस रूम से बाहर एक बार भी नहीं निकली थी, बल्कि उसे निकलने ही नहीं दिया जाता। रूम को हमेशा उसका पति आकाश बाहर से बंद करके रखता था, इसलिए उसका ज्यादातर समय इस खिड़की के पास ही गुजरता था। यहाँ से वो इस घर गार्डन का बैक साइड एरिया देख सकती थी। गार्डन की हरियाली और पक्षियों की आवाज उसे थोड़ा ही सही सुकून देती थी। ईशा ने डिनर कर लिया था। मालती पहले ही उसे रूम में ही डिनर करवा गई थी। ईशा अभी भी उसी खिड़की पर बैठी थी। भले ही बाहर इस समय अंधेरा था, पर बाहर से आने वाली ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और उसका पति आकाश अंदर आया। आकाश एक बिजनेसमैन था। उनकी फैमिली का खुद का बिजनेस था। उसकी फैमिली में आकाश के अलावा उसके माँ बाप और बहन थी। बस इतना ही ईशा को उसके बारे में पता था, बाकी कुछ नहीं। आकाश को देख ईशा जल्दी से खड़ी हो गई और चेहरा झुका लिया, पर वो डर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। आकाश बेड पर बैठा
और ईशा को देख बोला, आकाश, चल कपड़े उतारे वे। उसकी बात सुनकर ईशा की पकड़ अपने कुर्ते पर कस गई। उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया और ऐसे ही धीरे से बोली, ईशा, आज रहने दीजिए ना, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर आकाश को गुस्सा आया और उसने उठकर ईशा को जोर से एक थप्पड़ मारा और उसके बाल पकड़कर बोला, साली मुझे मना करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? तेरे मामा मामी को मुंह मांगी कीमत देकर तुझे लाया हूं और तू मुझे मना कर रही है? ये बोल उसने ईशा को बेड पर फेंका और उसके कपड़े बहुत ही बेरहमी से फाड़ दिए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वहीं ईशा तो मुंह मांगी कीमत सुनकर ही शौक में थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके मामा मामी ने उसकी शादी नहीं की, बल्कि उसको बेच दिया था। वो शादी तो बस एक दिखावा था। ईशा को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस एक दर्द महसूस हो रहा था। उस मन कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। वहीं आकाश उसके साथ बेरहमी से इंटिमेट होए जा रहा था। रात के लगभग 12 बजे आकाश रुका और उसके बगल में ही लेट गया और सो गया। वहीं ईशा की हालत खराब थी, पर उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। ईशा ने अपने बगल में देखा तो आकाश गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जो खुला था। ईशा हिम्मत कर उठी और उसने कपड़े पहने। हालांकि वो बहुत जगह से फट गए थे। ईशा धीरे से कमरे से बाहर निकली और नीचे की तरफ बढ़ गई। तभी मालती की नज़र उस पर पड़ी, जो किचन में पानी पीने आई थी। मालती वहीं रहती थी। मालती ने उसे देखा और उसके पास आई और बोली, मैम, आप यहाँ क्या कर रही थी? तभी उसकी नज़र ईशा की हालत पर पड़ी, जो बहुत खराब थी। चेहरे पर थप्पड़ के निशान, फटे कपड़े, गर्दन हाथों पर काटने नोचने के निशान देख उसे बहुत बुरा लगा। वहीं ईशा ने जब उसे देखा तो वो बहुत डर गई, पर मालती ने उसका हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया और अपने साथ घर के पीछे के दरवाजे की तरफ चली गई, क्योंकि आगे गार्ड रहता था। मालती ने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ा और बोली, मैं आपकी हालत समझती हूँ मैम, आप यहाँ से चले जाइए, भाग जाइए यहाँ से, इससे पहले कि कोई उठ जाए। तभी अंदर से आकाश के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मालती ईशा को बोली, आप यहाँ भाग जाइए, इससे पहले कि सर यहाँ आ जाए, जल्दी भाग जाइए। ईशा ने नाम आंखों से मालती को देखा और जल्दी से वहाँ से भागने लगी। हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। वहीं आकाश ने अपने गार्ड्स को ईशा को ढूंढने के लिए लगा दिया। गार्ड्स पूरे घर में ईशा को ढूंढ रहे थे। आकाश इस समय बहुत गुस्से में था। तभी उसकी माँ, जो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आई थी, बोली, आकाश की माँ रीना, क्या हुआ बेटा? आकाश, वो साली यहाँ से भाग गई। रीना ने उसकी बात सुनी तो बोली, भाग कैसे गई? दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है ना? आकाश, हाँ, पर आज मुझसे खुला रह गया और वो इसी का फायदा उठाकर भाग गई। रीना, तो जल्दी ढूंढ उसे, पता है ना वो कितनी जरूरी है हमारे। वहीं ईशा, जिसे भागते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, अब तो उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, खून निकल रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी, पर वो बिना रुके बेतहाशा सड़क पर भागे जा रही थी। सड़क पर बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही थीं, उनमें से भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी ईशा भागते भागते रोड के बीच आ गई और अचानक आगे से आती गाड़ी के सामने आ गई, पर ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान ने जल्दी से ब्रेक लगा दी। ईशा उसकी गाड़ी के सामने गल आ गई। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वहीं गाड़ी के ऐसे अचानक रुकते ही अद्विक, जो पीछे बैठा था, शक्ति को देख थोड़ा गुस्से में बोला, अद्विक, गाड़ी चलाना भूल गए हो या अभी इस जॉब की जरूरत नहीं है? अद्विक की बात सुनकर शक्ति जल्दी से बोला, शक्ति, रौब मत झाड़, इस समय तू मेरा बॉस नहीं है। दरअसल अद्विक, शेरा और शक्ति तीनों दोस्त हैं और पढ़ाई भी साथ ही की है। ये दोनों अद्विक के साथ ही काम करते हैं और उसके साथ ही रहते हैं, क्योंकि दोनों अनाथ हैं और अद्विक के सिवा इनका कोई नहीं। तीनों में भाइयों जैसा प्यार है, पर काम के समय कोई और रिश्ता नहीं रखते, बस काम ही होता है। शक्ति की बात सुनकर अद्विक बोला, तो फिर ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? शक्ति, रोकी नहीं, रोकनी पड़ी, क्योंकि सामने कोई आ गया था, वो भी लड़की। उसकी बात सुनकर अद्विक और शेरा, जो शक्ति के बगल में थे, हैरान हो गए। अद्विक जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उस लड़की की तरफ बढ़ गया। ईशा बेहोश हो गई थी, उसके बालों से उसका चेहरा कवर हो रखा था, पर उसकी हालत उसके कपड़े और जिस्म के निशानों से पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। अद्विक ने अपना कोट उतारकर उस पर डाल दिया और उसे उठाने लगा, पर ईशा नहीं उठी। तभी शेरा उसके पीछे ही गाड़ी से बाहर आ गया, बोला, भाऊ, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई और झुककर ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो ईशा को पीछे की सीट पर बिठाने लगा। तभी ईशा का चेहरा दूसरी साइड को लुढ़क गया और उसके बाल चेहरे से हट गए। अद्विक ने जब ईशा को देखा तो वो शॉक हो गया। वो ऐसे ही ईशा को बाहों में लिए खड़ा एकटक देखता रहा। जब शक्ति और शेरा ने उसे ऐसे देखा तो हैरान हो गए।
तभी शेरा की नज़र भी ईशा के चेहरे पर पड़ी तो वो भी हैरान हो गया और बोला, ये तो वही लड़की है जिसे हम पिछले 4 महीने से ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुनकर शक्ति ने भी ईशा को देखा और हैरान हो गया, पर उसने खुद को संभाला और अद्विक को देख बोला, शक्ति, अद्विक जल्दी से गाड़ी में बैठ, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर अद्विक तो अभी भी ईशा को देख रहा था। जिस लड़की को वो पिछले 4 महीने से ढूंढ रहा है और उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है, वो उसे मिली भी तो किस हालत में। शक्ति के हिलाने पर वो होश में आया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, पर उसने ईशा को खुद से बिल्कुल अलग नहीं किया और उसे गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों भी गाड़ी में बैठ गए। वो दोनों अद्विक की हालत समझ रहे थे, क्योंकि पहली बार अद्विक को कोई लड़की पसंद आई थी जिसे वो 4 महीने से पागलों की तरह प्यार कर रहा था और ढूंढ रहा था, और वो उसे कैसी हालत में मिली है, तो वो दोनों समझ सकते थे कि उस पर क्या बीत रही होगी। गाड़ियां बॉडीगार्ड की थी। कुछ टाइम बाद गाड़ी एक बड़े से मैंशन में जाकर रुकी। बड़ा सा गेट जिसे पार करते ही एक बड़ा सा गार्डन, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन लगा था, जिसके पानी में रात के समय अलग अलग तरह की लाइट्स चमक रही थी। गार्डन में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। वहीं पर बैठने के लिए 2 चेयर्स और एक कॉफी टेबल था, और उन सबके ऊपर एक शेड लगी हुई थी जिससे धूप और बारिश से बचा जा सके। उसी के नीचे एक खूबसूरत सा झूला रखा हुआ था। सभी गाड़ियां वहां रुकी। अद्विक गाड़ी से बाहर आया और सीधे अंदर चला गया और ऊपर अपने रूम में चला गया। ऊपर के दूसरे फ्लोर पर सिर्फ उसका रूम ही था। शक्ति और शेरा भी गाड़ी से बाहर निकले और गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अंदर चले गए। शक्ति और शेरा भी अद्विक के साथ ही उसके मैंशन में ही रहते थे। वो दोनों भी अपने रूम में चले गए। अद्विक रूम में आया और अपना कोट निकालकर सोफे पर रख दिया और शर्ट भी निकाल वहीं फेंक दिया और सीधे बाथरूम में चला गया और जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। पैंट उसने अभी भी पहनी हुई थी। शावर का पानी उसके बालों से होकर उसके जिस्म को भिगो रहा था। उसके दोनों हाथ इस समय सामने की दीवार पर थे और वो आंखें बंद किए शावर के नीचे बिल्कुल शांत। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।